क्या कभी सोचा है कि प्राचीन भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर्स में से एक कैसे बना? देखिए, ये सिर्फ इतिहास के पन्नों की बात नहीं है, ये एक कमाल की कहानी है। ट्रेड की, इनोवेशन की और ऐसी समृद्धि की जिसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। तो चलिए, आज इसी सुनहरे दौर की कहानी में उतरते हैं। शुरुआत एक ऐसे आंकड़े से करते हैं जो शायद हैरान कर दे। पहली सदी में पूरी दुनिया की दौलत का लगभग 1/3 हिस्सा भारतीय उपमहाद्वीप के पास था। हाँ, 32%। सोचिए जरा, ये सिर्फ अमीर होना नहीं था, ये ग्लोबल इकोनॉमी पर एक मजबूत पकड़ थी। तो फिर सबसे बड़ा सवाल तो यही है, आखिर ये हुआ कैसे? वो क्या खास बातें थीं जिन्होंने इस प्राचीन अर्थव्यवस्था को एक ग्लोबल सुपर पावर में बदल दिया? चलिए मिलकर इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो देखिए, इस पूरी कहानी की जो नींव थी वो रखी गई थी व्यापार के बड़े बड़े नेटवर्क्स पर। और ये सिर्फ रास्ते नहीं थे, ये उस पुरानी दुनिया की लाइफलाइन थे, उसकी नसें थीं जिनसे दौलत, सामान और नए नए आइडियाज बहते थे। और ये कामयाबी आई कैसे? जमीन और समंदर दोनों पर अपनी पकड़ मजबूत करके। एक तरफ जमीनी रास्ते थे जो इसे एशिया और यूरोप के दिल से जोड़ते थे, तो दूसरी तरफ थे समंदर के रास्ते जो इसे दुनिया के दूर दराज कोनों तक ले जाते थे। ये एक डबल एज्ड स्ट्रेटेजी थी जिसने भारत को ट्रेड के सेंटर में लाकर खड़ा कर दिया था। अब जमीन की बात करें तो सबसे पहले जहन में आता है सिल्क रूट, पर इसके नाम पर मत जाइएगा, ये सिर्फ रेशम का रास्ता नहीं था, ये तो एक धड़कता हुआ इकोनॉमिक कॉरिडोर था जो भारत को चीन और उस वक्त के ताकतवर रोमन एम्पायर से कनेक्ट करता था। इस रास्ते पर सिर्फ सामान ही नहीं बल्कि कल्चर और नए ख्याल भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। लेकिन कहानी सिर्फ जमीन पर खत्म नहीं होती, समंदर पर भी भारत का दबदबा था। जरा सोचिए उन साहसी व्यापारियों के बारे में जो मिथिला जैसे इलाकों से अपनी नावें बंगाल की खाड़ी में उतार देते थे। उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया में ट्रेडिंग कॉलोनियां बसाईं और ताम्रलिप्ति जैसे पोर्ट्स तो ईस्ट और वेस्ट के बीच एक मजबूत पुल की तरह काम करने लगे। ठीक है, तो रास्ते तो थे, बड़े शानदार रास्ते थे, लेकिन सवाल ये है कि इन रास्तों पर चल कौन रहा था? वो कौन लोग थे जो इस पूरे इकोनॉमिक इंजन को चला रहे थे? रास्ते तो सिर्फ जरिया थे, असली ताकत तो वो लोग थे जो इन पर व्यापार करते थे। ये एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम था जिसमें हलचल से भरे शहर थे, हुनरमंद कारीगर थे और सबसे बढ़कर रिस्क लेने वाले जोश से भरे व्यापारी थे। असल में तो यही लोग इस अर्थव्यवस्था के असली इंजन थे। चलिए एक छोटी सी यात्रा पर चलते हैं उस दौर के भारत की। पेशावर में देखिए, जहां सेंट्रल एशिया से आए शानदार घोड़ों की खरीद फरोख्त हो रही है। फिर वाराणसी चलिए, जहां की हवा में रेशम और चंदन की महक है। पश्चिम में सूरत का बंदरगाह है जो सोने के धागों वाले कपड़ों से जगमगा रहा है। और उत्तर में तक्षशिला, जो सिर्फ ज्ञान का ही नहीं बल्कि फाइनेंस का भी एक बहुत बड़ा सेंटर था, जहां बड़ी बड़ी डील्स होती थीं। हर शहर की अपनी एक अलग ही धुन थी। तो अब तक हमने क्या देखा? रास्ते हैं, व्यापारी हैं, पर एक बहुत ज़रूरी सवाल अभी बाकी है। इतने बड़े लेवल पर जो ट्रेड हो रहा था उसे फंड कौन कर रहा था? और उससे भी ज़रूरी बात, इसे सेफ कैसे बनाया जा रहा था? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही शानदार फाइनेंशियल इनोवेशन में। और इसका जवाब था एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा जिसे कहते थे हुंडी। इसे आज के ज़माने का चेक या बैंक ड्राफ्ट समझ सकते हैं। ये था तो सिर्फ एक कागज, पर इसकी कीमत सोने चांदी से कम नहीं थी। इसकी वजह से व्यापारियों को बोरियों में सिक्के भरकर ले जाने के खतरे से छुटकारा मिल गया। सोचिए, ये अपने दौर की एक फाइनेंशियल रेवोल्यूशन से कम नहीं थी। और ये कोई मामूली सिस्टम नहीं था, बल्कि बहुत एडवांस था। मान लीजिए पैसा किसी खास और भरोसेमंद आदमी तक ही पहुंचाना है तो सहयोग हुंडी थी। अगर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए कि कोई भी पैसा ले सके तो धनीजोग थी। और सबसे गजब की चीज थी जोखमी मुद्दती। ये तो एक तरह का ट्रैवल इंश्योरेंस हो गया। मतलब अगर रास्ते में माल डूब गया या लुट गया तो आपका पैसा सेफ था। कमाल है ना, उस जमाने में कितना मॉडर्न सिस्टम था। तो हमारे पास रास्ते हो गए, व्यापारी हो गए और पैसे के लेन देन का एक कमाल का सिस्टम भी हो गया। पर आखिर ये सब किस चीज के लिए हो रहा था? वो कौन सी चीजें थीं जिनकी डिमांड पूरी दुनिया में थी? ये लिस्ट देखिए और पूरी कहानी साफ हो जाएगी। एक तरफ भारत दुनिया को वो चीजें दे रहा था जिसके बिना उनका काम नहीं चल सकता था। मसाले,
चीनी, बेहतरीन कॉटन। और बदले में ले क्या रहा था? कुछ जानवर, लग्जरी आइटम्स और ढेर सारा सोना और चांदी। नतीजा, पैसा लगातार भारत की तरफ बह कर आ रहा था और यहीं जमा हो रहा था। और देखिए, इस बेहिसाब दौलत का असर ऐसा था कि दुनिया भर से आने वाले ट्रैवलर्स भारत को स्वर्ण भूमि यानी सोने की धरती बुलाने लगे थे। ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, ये उस दौर की सच्चाई थी, इस इलाके की इकोनॉमिक पावर की पहचान थी। चलिए, अब जरा लंबे नजरिए से देखते हैं इस कहानी को। आखिर ये सुनहरा दौर, ये इकोनॉमिक दबदबा कब तक चला? ये आंकड़े देखिए, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये पूरी कहानी बयां करते हैं। सोचकर देखिए, पहली सदी से लेकर अगले 1000 साल तक दुनिया की 1/3 इकोनॉमी भारत के हाथों में थी। 1700 तक भी ये करीब करीब चौथाई हिस्से पर काबिज था। ये 1500 साल से भी ज्यादा का दबदबा था, और उसके बाद जो गिरावट आई वो भी उतनी ही तेज और चौंकाने वाली है। तो चलिए वापस चलते हैं अपने सबसे पहले सवाल पर कि ये सब हुआ कैसे। इसका जवाब किसी एक चीज में नहीं, बल्कि इन सब के एक शानदार मेल में है। दुनिया को जोड़ने वाले ट्रेड रूट्स, रिस्क लेने वाले व्यापारी, एक क्रांतिकारी बैंकिंग सिस्टम और ऐसा सामान जिसकी मांग हर जगह थी, इन सब ने मिलकर उस आर्थिक महाशक्ति को बनाया था। और अब आखिर में एक सवाल जो सोचना बहुत जरूरी है। आज की इस तेज रफ्तार ग्लोबलाइज्ड दुनिया में क्या ट्रेड के इस हजारों साल पुराने मॉडल से कुछ सीखा जा सकता है? ये हमें इनोवेशन, कनेक्टिविटी और इंसानी हिम्मत के बारे में क्या बताता है? इस पर सोचिएगा जरूर।